दूसरा है भी नहीं। तो ऑफिस में चले जाओ, वहां से जाके उनको कहो कि तुम्हें एक पेन दे दें। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं जी A1 में वेक्टर्स, ठीक है, और उसको हमने कंटिन्यू करना है आगे। चलें जी बच्चों, A1 का जो हमारा चल रहा है वो है जी वेक्टर्स। और मुझे जहां तक याद पड़ता है हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम जो है वो शुरू किया था, याद है बच्चों? और ये बहुत मजे का टॉपिक है। फिजिक्स में दो टॉपिक्स हैं जो रियल लाइफ से रिलेट होते हैं, एक है जी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला, और दूसरा टॉपिक है डायनामिक्स। तो अभी हमने आज करना है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और उसमें मैंने कंडीशंस लिखवा दी थी। आज हम जाएंगे स्पेसिफिकली, और अगर किसी बच्चे ने क्लासें नहीं ली हुई उसको भी ये समझ आ जाएगा। हेडिंग दो, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आप इनिशियली ये सोचेंगे कि ओहो ये भी कोई समझने वाली बात है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन इसके क्वेश्चन आप पेपर में गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, और वो मैं समझाता हूं कि क्या चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगी, तो उसका आप लिखें। बेटा ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, हमने बेस यूनिट्स किया और अब हम वेक्टर्स पे हैं। और अगर आपने वेक्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और ये इक्विलिब्रियम वाली चीज समझ लेते हैं तो यू आर डन विद वेक्टर्स, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, इसका आप लिखें टू फोर्सेस विल बी in equilibrium. Two forces will be in equilibrium if we have some conditions for them. Pehli condition, if they are equal, if they are opposite, you already know that. ये equal और opposite वाली बात तो आपको बड़ी पहले से पता है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। तीसरी बात, they are in line. दो फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनका इन लाइन होना भी कंपल्सरी है, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई। अगर दो फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, इन लाइन भी हैं, और वो सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही, तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। दो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस हैं आप उनको बैलेंस नहीं कर सकते। दे आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जब हमने इसके रूल्स लिखे हैं, ये तो बड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन जब इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको घुमा देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आए हुए हैं। दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी। एक चीज याद रखना, इजी टॉपिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट टॉपिक का इजी क्वेश्चन, ये रूल होता है। जब एग्जाम बनाते हैं उसमें अगर कंटेंट है डिफिकल्ट तो क्वेश्चन इजी होगा, अगर कंटेंट है इजी, फॉर एग्जांपल अगर है 2+3 और वो होता है 5, इस पे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आपको 2+3 करना ही नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा इसकी, जितने इजी कंटेंट्स हैं उनके बनाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, और जो डिफिकल्ट कंटेंट्स हैं उनके बनाते हैं इजी क्वेश्चन। ये रूल होता है एग्जाम में। अच्छा, अब दे आर इक्वल, they are opposite, they are in line, and they are acting on a single object. So these four conditions must be satisfied for two forces to be in equilibrium. अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिखो। अच्छा, जो हमने नोट्स लिखे हैं वो ओ लेवल वाली कहानी है, और जो हम एग्जांपल करते हैं ये ए लेवल वाली कहानी होती है। पूरे नोट्स में जो आपके काम की चीज है वो एग्जांपल्स हैं। अगर आप एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझते हैं और रिवाइज करते हैं तो आपका ए ग्रेड कहीं नहीं गया, लेकिन अगर आपने नोट्स को रट्टा मारा हुआ है, फार्मूले को रट्टा मारा हुआ है, आपका ग्रेड नहीं आएगा। अल्लाह करे आ जाए, बट जो फैक्ट है डोर बंद कर दो। एग्जांपल लिखें अ प्लेयर, यूं लिखें बल्कि टू प्लेयर्स F एंड M, इसकी जगह आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। F का मतलब फारूक समझ लो और M का मतलब मजीद कुछ भी समझ लो। So two players F and M are playing, ये टीम्स भी हो सकती हैं, are playing a game of tug of war.
So basically they have a rope and they are pulling the rope towards themselves. ठीक है जी, टीम्स भी हो सकती हैं, प्लेयर्स भी हो सकते हैं, रोप को वो पुल कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे आपने दो कार्टून्स बना देने, बंदे बनाने, बंदे बना लो, कार्टून बनाने, कार्टून बना लो, बस आइडिया कन्वे करना है। ये एक प्लेयर है जी, ठीक, और इसके साथ ही आप बना दो दूसरा प्लेयर। चलें जी, ड्राइंग बनाओ जल्दी से। दूसरा प्लेयर भी आप कार्टून बना दो, बंदा बना दो, कुछ भी बना दो, बस आइडिया कन्वे करना है। ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अब दे आर पुलिंग ऑन अ सिंगल रोप। यहां पे है जी रोप, जिसको ये पुल कर रहे हैं, द रोप। ठीक, एक प्लेयर के बाल थे, इसका मतलब है वो मैन है, तो ये एफ हो गया और ये एम हो गया, ठीक। चलें, ये मेरे भी इतने तो हैं, बना दिया। अच्छा, अब विनर तो ये होगा क्योंकि ये मैं था, और ये हारेगा क्योंकि ये मैं नहीं था। बना दिया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन की मेन चीज है, इस पे जो रोप की फोर्स थी वो T1 थी, और इस पे जो रोप की फोर्स थी वो T2 थी। अच्छा, अब हम टिपिकली क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखें, रोप जो है वो F पे पुल कर रहा है। अब यूं कह सकते हैं T1 इज द फोर्स ऑफ M ऑन F. T1 is the force with which M is pulling F. So F that is Farooq is being pulled with a force T1. जो F वाला बंदा है वो किस फोर्स से पुल हो रहा है? T1 से। और जो M वाला बंदा है वो पुल हो रहा है फोर्स T2 से। या फिर बात कम क्लियर? तो F के ऊपर क्या फोर्स है? T1, और M के अंदर कौन सी फोर्स है? T2। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, compare T1 and T2। देखते हैं जी बच्चे इसका क्या आंसर करते हैं। कंपेयर T1 एंड T2, ये पहला सवाल। चलें जी, पहले तो मैं पूछता हूं जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन। हाँ जी, लाइवा बेटा, आपका क्या ख्याल है, T1 बड़ी फोर्स है या T2 बड़ी फोर्स है? लाइवा बेटा, T1 बड़ी फोर्स है या T2? दानियाल, T1 बड़ी फोर्स है या T2? चले आप लोग बताओ वन बाय वन, T1 या T2? T2। सबका गलत है। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप कह रहे हैं जी T2 को बड़ी फोर्स होना चाहिए क्योंकि वो बंदा पुल हो गया, यही बात है ना। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? इफ टू ऑब्जेक्ट्स exert force on each other the forces cannot be different। आपने ओ लेवल में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि अगर मैं T1 और T2 को इक्वल कर देता हूं फिर विनर और लूजर कैसे डिसाइड होगा? यही बात है ना। तो बेटा T1 एक्ट कर रहे हैं F पे, T2 एक्ट कर रहे हैं M पे। हमने क्या लिखा था? फोर्सेज ऑन टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी बैलेंस। आप तो कर रहे हैं बैलेंस। आपके बैक ऑफ द माइंड अब जरा आप सोचें, हमने पिछले पेज पे लिखा था इफ द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन नॉट बैलेंस देम। आप मुझे बताओ T1 किस पे एक्ट कर रही है? M, F पे। T2 किस पे एक्ट कर रही है? M पे। क्या हम T1 और T2 को इवन इफ दे आर इक्वल बैलेंस कर सकते हैं? बाय प्रिंसिपल हम उनको बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों? दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब समझ आ गई? मैंने पिछले पेज पे कहा था द रूल्स आर सिंपल बट द प्रॉब्लम्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो पहली बात यह है कि बाय प्रिंसिपल आप T1 और T2 को बैलेंस नहीं कर सकते इवन इफ दे आर इक्वल। अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना है तो M की अपनी फोर्सेज होंगी और जो F है उसकी अपनी फोर्सेज होंगी। अब मैं समझाता हूं कि ये चलता कैसे सिस्टम। अच्छा, आपने कभी देखा है कि देहातों में अगर आप कभी विलेज में गए हो तो कुछ बच्चे होते हैं जो नहाने में जिद करते हैं। मैं भी इस तरह का बच्चा था। तो उनकी अम्मा जब उनको पुल करती है तो वो पीछे पुश नहीं करते। फर्ज करें ये मेरी अम्मा जी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम SOPs को वायलेट करते हैं। मैं बच्चा हूं, आप मेरी अम्मा जी हैं, तो आप ये करें कि मुझे नहाने के लिए लेके जाना है और मैं जिद्दी बच्चा हूं, मैंने नहीं जाना।
पकड़ो सर, खींच के ले जाओ। तो खींचो कैसे, किस तरह किया? ठीक है, अब समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, फर्ज करो अगर आप किसी को किडनैप करते हैं, बैठ जाओ, अगर आप किसी को किडनैप करते हैं, कभी देखे वो फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगाता, वो जमीन पे लेट जाता है। अगर आपने रियल लाइफ में देखा हो, किसी बंदे को आप कहीं लेके जाना चाहते हैं, वो नहीं जा रहा, ठीक है, तो होता क्या है, वो बंदा पीछे की तरफ पुश नहीं कर रहा होता, वो नीचे लेके जाता है। बताओ क्यों? बेटा वो अपनी फ्रिक्शन बढ़ा रहा होता है। पीछे पुश करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, नीचे पुश करना होता है। आप दोबारा खींचो जरा मुझे, यहां से पकड़ना, एसओपीज का ख्याल रखते हुए। समझिए ये बात? अच्छा, आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्या होता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन यही होता है कि जब आपको कोई खींचता है आप बैठ जाते हैं। ऐसे होता है रियल लाइफ में। आप जरा पीछे जाओ, अपने दिमाग पे जोर डालो। अगर आपका कोई दोस्त है आपको जबरदस्ती लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, जब वो खींचता है आप पीछे को पुल करते हैं या आप नीचे बैठ जाते हैं? अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो आप नीचे बैठ जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? यू इंक्रीज द फ्रिक्शन। बेटा बात सुनो, T1 और T2 का जो कंपैरिजन होगा, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों, इनको मैं अभी ये समझा रहा था लाइव वाले बच्चों को, कि अगर आपको कोई पुल करते हैं ना फॉरवर्ड और आप नहीं जाना चाहते, तो आप जमीन के टुवर्ड्स बैठ जाते हैं या नीचे पुश करते हैं। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि T1 और T2 का जो कंपैरिजन होगा वो होगा उनकी जो फ्रिक्शन है उसके साथ। अब टेंशन का जो प्रिंसिपल है पहले तो वो लिख लो, वो ये है कि फर्ज करें जो F है वो अप्लाई करते हैं, F applies 100 न्यूटन। जो F था जी, वो जो था वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, वो कैजुअली प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विनर है। रीजन हम समझेंगे बाद में। जो हार गया है उस बंदे ने जी बड़ी अन्नी किस्म की फोर्स लगाई और बड़ा जोशीला किस्म का प्लेयर था। उसने क्या किया, उसने अन्नेवाह फोर्स लगा दी 900 न्यूटन। 900 न्यूटन फोर्स किसने अप्लाई की थी? M अप्लाइड। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि M ने जो फोर्स अप्लाई की है वो है 900 न्यूटन और जो F ने फोर्स अप्लाई की है वो है 100 न्यूटन। तो फिर जिसने कम फोर्स लगाई है वो विनर कैसे हो गया? वो इसलिए, अब ये बात अच्छी तरह सुननी है, दोनों लोग जो रोप के ऊपर पुल अप्लाई करते हैं वो दोनों एड अप होके रोप में टेंशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ टू पीपल आर होल्डिंग द रोप एंड दे आर पुलिंग ऑन द रोप, तो दोनों का जो पुल होगा वो एड अप होके टेंशन बनेगा। अब टेंशन इन दी रोप जो है वो होगी 100 प्लस 900, इट विल बी 1000 न्यूटन। इस पे भी 1000 न्यूटन, इस पे भी 1000 न्यूटन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो फोर्स आप लगाते हैं वो भी आप पे लगती है। जब किसी को फांसी देते हैं तो जो छत होती है या जो हैंगर होता है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो फोर्स नहीं लगा सकता, वो अपनी फोर्स से मरता है। समझ आ गई बात? हमारा जो अपना वेट होता है वही हमारे ऊपर फोर्स लग जाता है। सो इट विल नॉट मैटर हु इज अप्लाइंग द फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ देम। आप जो फोर्स लगाएंगे वो भी आप पे लगेगी, जो दूसरा बंदा लगाएगा वो भी आप पे लगेगी, तो टेंशन दोनों की मिल। समझ आ गई बात? तो इसका 100 और उसका 900 मिलके 1000 हो गया, 1000 इस पे 1000 इस पे। लेकिन इस 1000 को हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका आंसर लिखो, पहले क्वेश्चन का लिखो, T1 एंड T2। अच्छा, अब ये बात देखिए, रूल्स वर सिंपल बट द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड। अब पता है बच्चे जो A1 में ग्रेड लूज कर जाते हैं उसकी रीजन क्या होती है, मैं बताता हूँ। बच्चे ये करते हैं कि ये वाले नोट्स लिखते हैं, फिर इनको रट्टा मारते हैं, फिर वो ये वाली एग्जांपल्स नहीं करते। जब वो ये वाली एग्जांपल्स नहीं करते तो नोट्स को रट्टा मारने के बाद भी यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो जो ए लेवल का पेपर होता है इट्स फुल्ली अप्लाइड। द डिफरेंस बिटवीन ओ लेवल एंड ए लेवल इज, फर्ज करें अगर ये ओ लेवल होता तो एग्जामिनर कहता राइट 4 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। आप कहते लो जी, दे आर इक्वल, दे आर अपोजिट, दे आर दैट, ए स्टार। ठीक है, फिर आप घर जाते, मैं तो ए स्टार वाला बच्चा हूं। अब ए लेवल में क्या होता है, कंडीशन यही है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपसे कंडीशन नहीं पूछेगा, वो सिचुएशन देगा और कहेगा अप्लाई कर। अच्छा, अब आप लिखेंगे, क्या लिखें? T1 and T2 are equal but cannot be balanced। ऑल्दो उसने ये नहीं पूछा होगा, लेकिन हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि इनको हम बैलेंस नहीं कर सकते, बट कैनॉट बी बैलेंस। बताओ क्यों? हाँ बिल्कुल, बट कैनॉट बी बैलेंस्ड एज they are acting on
because they are acting on two different objects. अच्छा, अब हम समझते हैं जी जो ये लेफ्ट राइट वाला बंदा है ये विनर कैसे हो गया। ठीक है, जो एफ वाला बंदा है वो विनर कैसे हो गया। अब एक काम करते हैं, जो एफ वाला बंदा है उसकी जो फ्रिक्शन है, नीचे से फ्रिक्शन बनाओ। और डू यू नो दैट फ्रिक्शन जो होती है वो एज अ फोर्स नहीं गिवन होती है, एज अ लिमिट गिवन होती है। जैसे अगर आपको फ्रिक्शन गिवन है 1000, तो इट्स नॉट कि वो 1000 होगी, फ्रिक्शन उतना होगी जितना अप्लाइड फोर्स होगी। अगर आप पुल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन होगी 100 न्यूटन। अगर आपको कहा हुआ है कि दिस सरफेस कैन प्रोवाइड अ फ्रिक्शन ऑफ 1000 न्यूटन, तो आपको 1000 तभी मिलेगी जब अप्लाइड फोर्स 1000 होगी। You increase the applied force, the friction will increase up to a certain limit. After that, it becomes constant. ठीक? तो अब फ्रिक्शन जब हम बताते हैं तो वो मैक्सिमम लिमिट होती है, वो वैल्यू नहीं होती। इसकी जी फ्रिक्शन जो थी ना ग्राउंड के साथ, मैं उसको एफ आर मैक्सिमम कह रहा हूँ, इट्स गिवन एज अ लिमिट। तो एफ आर मैक्सिमम जो इसका था वो था जी 2000 न्यूटन। इसको जमीन से 2000 न्यूटन की फ्रिक्शन मिल सकती है। कॉपी कर लिया। अच्छा, दूसरा जो बंदा है उसको जो फ्रिक्शन मिल सकती है, इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी वो थी जी 500 न्यूटन। मतलब ये स्लिपरी जगह पे था और इसने ज्यादा जोश दिखा दिया तो खुद ही आ गया। समझ आ गई बात? सो इफ यू आर ऑन अ स्लिपरी प्लेस, तो आपको फिर स्लिपरी पोजीशन पे है तो फिर आपको फोर्स नहीं लगानी, ताकि कुछ टाइम तक आप स्टे कर जाएं, क्योंकि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो गिरेंगे भी आप। समझ आ गई बात? तो जो बंदा था एम वाला, उसकी फ्रिक्शन थी कम, वो स्लिपरी जगह पे था। अब देखो जो प्रिंसिपल हमने इस एग्जांपल में सीखा वो ये था कि इनिशियली आपने T1 को T2 से कंपेयर करके बैलेंस कर दिया था। यू आर थिंकिंग कि अगर T1 और T2 इक्वल हो गए तो वो तो बैलेंस हो जाएंगे। बेटा कभी भी T1 को T2 से कंपेयर करते ही नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनको कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना। आपने अगर इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो T1 कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद T2 बिकॉज दे आर ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। T1 को कंपेयर करेंगे जो F की और फोर्सेज हैं, T2 को कंपेयर करेंगे जो M की और फोर्सेज हैं, और फिर देखेंगे इक्विलिब्रियम है या नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, गिवन सिचुएशन में F के ऊपर अप्लाइड फ्रिक्शन कितनी होगी? ये तो मैक्सिमम लिखी हुई है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि F के ऊपर इस केस में फ्रिक्शन है कितना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन होगी 1000। बताओ क्यों? क्योंकि अप टू द मैक्सिमम लिमिट फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अप टू द मैक्सिमम लिमिट फ्रिक्शन क्या होती है? इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और M वाले बंदे पे फ्रिक्शन कितनी होगी? जल्दी से बताओ ना। 500। बेटा वो 500 से ऊपर जा ही नहीं सकती, फ्रिक्शन 500 होगी। पूरी कहानी समझ आ गई या है कोई कंफ्यूजन? चले कॉपी कर लो। M ने खुद कितनी फोर्स लगाई? बेटा M ने खुद लगाई है 900 न्यूटन, जो F है उसने लगाई है जी 100 न्यूटन, और ओवरऑल जो रोप में टेंशन बन गई है वो 1000 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट पेज पे। ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई है? आपके पास एक है वॉल एंड यू नो दैट द वॉल कैन नॉट अप्लाई अ फोर्स। अच्छा, अब इस वॉल के साथ एक हुक लगा हुआ है। अब इस हुक के साथ आपने एक रस्सी बांधी हुई है, यहां पे एक रोप है। ठीक है जी। अब यहां पे एक बंदा है, अगेन कार्टून बना दो। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बंदा बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कार्टून ही बनाना है। बना दिया। इससे खूबसूरत कार्टून मैं नहीं बना सकता, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। बन गया। अच्छा, अब ये जो बंदा है जी, इसका नाम हम कह देते हैं, बेटा आपका क्या नाम है? आहद। चलें, ये अब्दुल आहद है। नहीं यार, रहने दो। इसका नाम है जी, चले आहद कह दो, ठीक है। मेरा क्या जा रहा है? चलें जी, दिस हैंडसम पर्सन इज आहद। हो गया कॉपी? अच्छा, अब लिखो
Ahad can have a maximum friction of 2000 Newton with the ground. Ahad can have a maximum friction of 2000 Newton with the ground. बेटा उसके जो पाँव है ना उसको कितनी फ्रिक्शन मिल सकती है? मैक्सिमम ऑफ 2000 न्यूटन, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। आहद के जो पाँव है उस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल सकती है इट्स 2000 न्यूटन, नथिंग मोर देन दैट। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो। What is the maximum force that Ahad can apply without being slipped? What is the maximum force that Ahad can apply without being slipped? भाई स्लिप हुए बगैर वो कितना फोर्स लगा सकता है? बताओ जी, क्या कहते हो? बेटा इसका आंसर 2000 न्यूटन है। देखो अगर उसकी फ्रिक्शन 2000 न्यूटन है और वो 2000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वॉल तो फोर्स नहीं लगा सकती ना, वो 2000 न्यूटन उस पे भी लगेगा और वो खुद ही स्लिप हो जाएगा। सो इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स 2000 न्यूटन तो फ्रिक्शन उसको होल्ड नहीं कर सकेगी। तो इसका आप लिख लो, a maximum force that he can apply, तो लिखो he can apply a maximum force of 2000 न्यूटन। तो वो 2000 न्यूटन से फोर्स ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का लिखो बी पार्ट। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज देख लो, रोप में जो टेंशन होगी, टेंशन जिस चीज पे एक्ट करती है उससे अवे होती है। आहद पे जो टेंशन है वो T1 और जो वॉल पे टेंशन है वो है जी T2। आहद पे जो टेंशन है वो क्या है? T1 और जो वॉल पे टेंशन है वो क्या है? T2। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आप लिखें बी पार्ट। आहद applies a force of 500 Newton. He can apply a force of 500 Newton. Ahad can apply a force of 500 Newton. What is the value of T1 and T2? अगर आहद अप्लाई करता है अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन तो आप बताएं T1 कितना होगा और T2 कितना होगा? क्या कहते हो बच्चों? तो बेटा जो आहद की फोर्स है उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है ना, तो रस्सी में फोर्स ही उसकी है। तो हाँ, ना 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 ना, यही तो फिर मिस्टेक कर दी है ना आपने। 500 न्यूटन इस पे भी होगा और 500 न्यूटन इस पे भी होगा। बेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पूरा फोर्स दोनों पे अप्लाई होता है। वो रोप में टेंशन बन जाता है ना, टेंशन पुल होता है, कौन लगा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये टेंशन का प्रिंसिपल है। तो जब टेंशन होगा तो वो दोनों पे अप्लाई होगा, उधर भी और इधर भी। अच्छा, ये हो गया जी बी पार्ट। अब लिखो सी पार्ट। What will happen? What will happen? What will happen if Ahad applies
a force of 5000 न्यूटन। अब उसकी जो फ्रिक्शन है वो उसे होल्ड नहीं कर पाएगी। जब उसे फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो गिर जाएगा। और जरा सोच के बताओ बंदा गिरता कैसे है? क्या ख्याल है? जब आप यूं समझें, आप बर्फ वाली जगह पे हैं, स्लिपरी जगह पे, ऑयली जगह पे, और आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, तो आई थिंक यूं आप क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं, ऐसे है ना? हाँ, उसका सर पीछे जाके लगेगा, क्योंकि उसके जो फीट है उनको जब फ्रिक्शन नहीं मिलेगी तो फीट आगे जाएंगे। बंदे का जो अपर बॉडी है वो पीछे जाता है ना, और जो फीट होते हैं वो आगे जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो अब अगर वो फोर्स 2000 तक वो कंफर्टेबल है, अगर उसने फोर्स लगा दी 2000 से ज्यादा तो फिर वो स्लिप हो जाएगा। तो अब उसने कितना फोर्स लगा दिया? 5000 न्यूटन। तो अगर वो फोर्स लगाएगा 5000 न्यूटन तो उस पर फ्रिक्शन कितना है? 2000 न्यूटन। तो फिर क्या हो जाएगा? वो स्लिप हो जाएगा या रोटेट कर जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो रोटेट कर जाएगी। आप स्लिप करना लिख दो। तो इफ T1 आहत पे कौन सी है? T1 या T2? इट्स T1। इफ T1 exceeds 5000 न्यूटन then ahad will slip। तो अगर फोर्स जो है वो 5000 न्यूटन से बड़ी हो गई तो आहद क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा। 5000 से या 2000 से? 2000 से बड़ी होगी, लेकिन ओहो ठीक है। अगर 2000 से बड़ी होगी, जो कि अभी 5000 है ना, अगर फोर्स हो गई 2000 न्यूटन से बड़ी तो आहद क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई कहानी। यार मुझे लाइट का ना आंखों में ब्लिंकिंग फील हो रहा है, ये इस लाइट की वजह से होगा? काफी ब्राइट है ना। एक काम कर सकते हो, ये वाली लाइट अगर ऑफ कर दो। पता है क्या, मेरी आंखों में लाइट ब्लिंक कर रही है। आई थिंक मैं, हाँ अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ थोड़ा। बड़ी खतरनाक लाइट है यार ये वाली। मैं बाकायदा एक अंधे इंसान की तरह फील कर रहा था। मेरी पोजीशन यूं है ना, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी आंखों में ना बाकायदा मुझे इंटरफेरेंस फील हो रहा था। मुझे तुम सब एक टाइम पे नजर आना खत्म हो गए थे। अच्छा, इफ T1 is greater than 2000 न्यूटन then ahad will slip। कर लिया यहाँ तक? तो अगर T1 जो है वो 2000 न्यूटन से बड़ा हो गया तो आहद क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। ये तो हमने कर ली यहाँ तक कहानी। ये हो गया टेंशन का, इस सब कुछ का प्रिंसिपल। ये हो गया टू फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट पेज पे लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। ये हमने कर लिया इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, उसके इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, और इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, इसको हमने सही डिटेल में करना है। और इसका क्वेश्चन सिर्फ ए स्टार वाले बच्चे कर सकते हैं। जब थ्री फोर्सेस का इक्विलिब्रियम आता है तो काफी टफ प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो अक्लमंद बच्चे हैं सिर्फ उनसे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? अच्छा, पहले हमने पढ़ा था जनरली इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन यू हैव नो एक्सेलरेशन एंड नो मोमेंट। जब एक्सेलरेशन ना हो, मोमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। टू फोर्सेस का इक्विलिब्रियम 4 कंडीशंस थी, अब थ्री फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। बेटा थ्री फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए हमने जो चीज सीखनी है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि नेट फोर्स को होना चाहिए जीरो, और वो जीरो तभी होगी जब तीन फोर्सेस का क्लोज ट्रायंगल बनेगा। अगर तीन फोर्सेस क्लोज ट्रायंगल बना रही हैं तो इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये हुई कि टू बी एन इक्विलिब्रियम थ्री फोर्सेस must make a close triangle to have, मतलब अगर हम हेड टू टेल मेथड से फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो जहां से हम शुरू कर रहे हैं उधर ही वापस पहुंच, क्लोज शेप बननी चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो। The three forces must make a close triangle to have a zero resultant, या फिर हम इसको कह सकते हैं नो रिजल्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट ना हो तो तीन फोर्सेस का क्या बनना चाहिए? इट शुड बी अ क्लोज ट्रायंगल। तो पहली कंडीशन ये है कि द थ्री फोर्सेस मस्ट मेक अ क्लोज ट्रायंगल। उसके बाद आप आ जाएं दूसरी कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 2।
कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आप लिखें। अच्छा, पहली बात, दे मस्ट मेक अ क्लोज ट्रायंगल टू हैव अ जीरो रिजल्टेंट। दूसरी बात आप लिखें, द थ्री फोर्सेस must have a common intersection. The three forces must have a common intersection. Common intersection is the second condition. So the three forces must have a common intersection to have a zero net moment. तो बेटा तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तभी होंगी जब पहली कंडीशन क्या हो गई, उनका बनना चाहिए क्लोज ट्रायंगल ताकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो। दूसरी कंडीशन हो गई कि तीनों फोर्सेस का जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी कॉमन। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स, और हर एक एग्जांपल में बस एक ही चीज देखेंगे कि क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। तो लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following equilibrium is possible? फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे एक्ट कर रही है तीन फोर्सेस, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स और ये तीसरी फोर्स। अच्छा, आपने रैंडमली यस या नो नहीं बोलना, आपने पहली कंडीशन की अलग बात करनी है, दूसरी कंडीशन की अलग बात करनी है। जैसे पहली कंडीशन क्या है, तीन फोर्सेस का क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब यहां पे हमें सामने नजर आ रहा है कॉमन इंटरसेक्शन नहीं, तो इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह रैंडमली नहीं कहना, कंडीशन बाय कंडीशन। हेडिंग दो फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि रिजल्टेंट फोर्स ना हो, और उसके लिए हमने रूल क्या सीखा है कि फोर्सेस को हेड टू टेल मेथड से क्लोज ट्रायंगल बनाना चाहिए। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। अब इनको हम लेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। अगर हम F1, F2 और F3 को ज्वाइन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हम F3 से शुरू करते हैं, हम F3 के हेड पे बनाते हैं जी, फॉर एग्जांपल F2 बना देते हैं। अच्छा, लेंथ्स को और बाकी सब चीजों को आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। F2 सिर्फ डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करना है, और उसके हेड पे हम बना देते हैं F1। ट्रायंगल की तो पॉसिबिलिटी है, इन डायरेक्शंस के साथ ट्रायंगल इज पॉसिबल। बेटा जो गिवन डायरेक्शंस है ना, उसके साथ ट्रायंगल बन सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन का आप लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बेटा मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने तीनों फोर्सेस को ना ज्वाइन करना है, एक के हेड पे दूसरा, दूसरे के हेड पे तीसरा, और देखना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा, वी आर नॉट श्योर। यहां पे बात पॉसिबिलिटी की हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अ क्लोज ट्रायंगल इज पॉसिबल। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, आप लिखेंगे नो नेट फोर्स इज अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट फोर्स नहीं होगी, क्योंकि मुझे लेंथ तो नहीं पता ना, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। इट्स पॉसिबल कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ना हो। सेकंड कंडीशन, हाँ जी बताओ जरा, होगी सेटिस्फाइड या नहीं? नहीं। तो लिखो, थ्री फोर्सेस डू नॉट हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन, सो सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन इज दे मस्ट हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन, लेकिन इनका कॉमन इंटरसेक्शन आपके सामने है कि नहीं है।
तो लिखो दे डू नॉट हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन, नो कॉमन इंटरसेक्शन, यहां पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो नेट मोमेंट नॉट जीरो, यानी कि रोटेटिंग इफेक्ट यहां पे रह जाएगा। सो इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। बेटा इक्विलिब्रियम के लिए ना दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो नेट मोमेंट इज नॉट जीरो, तो आखिरी सेंटेंस होगा इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन है सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है और तीन फोर्सेस जब भी होंगी आप देखो क्लोज ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद आप देखो कॉमन इंटरसेक्शन है या नहीं है। तो इस केस में क्लोज ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद लिखो एग्जांपल नंबर 2। इस सेकंड एग्जांपल के बाद आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। You have this object on which we have some forces. This is force F1, this is force F2, and the third force is अब common intersection है भैया ये। अच्छा, कभी भी ये randomly नहीं कहना कि equilibrium is there is not there, आपने ना conditions को discuss करना है कि what is the possibility of first condition, what is the possibility of second condition। अब second condition तो है satisfied, क्या ख्याल है भाई, सेकंड कंडीशन है सेटिस्फाइड। फर्स्ट को चेक करो, तीनों फोर्सेस को हेड टू टेल मेथड से मिलाओ, देखो क्लोज ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। तो हेडिंग दो फर्स्ट कंडीशन। ना जी ऐसी बात तो नहीं है, लगता है आपने डायरेक्शंस उल्टी कर दी हैं, एरोज को फॉलो करो बेटा जी, आपने गिवन एरोज को ना फॉलो करना है, अपनी मर्जी से एरो नहीं लगाने, तुमने एरो उल्टे किए। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस F1, F2 और F3 को फॉलो करते हो, फर्ज करो पहले सबसे बनाते हैं F3, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चलें हमने सबसे पहले बना दिया F3, F3 के हेड पे मैं बना देता हूं F2, बना दिया। एक के हेड पे दूसरा बनाना है और देखना है क्लोज ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। बन रही है? नहीं बन रही ना, इसके हेड पे F1, तो बेटा इस पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकती, क्लोज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब समझ आ गई बात। तो डायरेक्शंस वाइज पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लोज ट्रायंगल, डायरेक्शंस वाइज, क्योंकि लेंथ तो हमें नहीं पता ना, तो एक के हेड पे दूसरा, दूसरे के हेड पे तीसरा, एंड यू हैव टू सी वेदर इट्स पॉसिबल। अब गारंटी नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी की बात करनी है। तो यहां पे आप लिखेंगे अ क्लोज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, अ क्लोज, ये आज की आखिरी एग्जांपल है, अ क्लोज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। हाँ तो लिखो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड और इसका मतलब ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स कैनॉट बी जीरो, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या कहते हो बच्चों? is satisfied, net moment is zero। तो फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट नेट फोर्स, और फर्स्ट कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब एक क्लोज ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर एक क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रही तो फर्स्ट कंडीशन अनसेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन अब कोई एक कंडीशन भी अनसेटिस्फाइड हो जाए तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, दोनों का सेटिस्फाइड होना कंपल्सरी होता है। तो सेकंड कंडीशन इज three forces
as the three forces have a common intersection. तो बेटा तीन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए तीनों फोर्सेस का एक क्लोज ट्रायंगल बनाना कंपलसरी है और कॉमन इंटरसेक्शन होना भी कंपलसरी है। जब क्लोज ट्रायंगल बनेगा फिर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा और जब कॉमन इंटरसेक्शन होगा तो नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक भी अगर वायलेट होगा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से आगे कल इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों मुझे अपने नंबर दे दो, आपको ग्रुप में ऐड करना होगा। नंबर एक पेज पे लिख के या मुझे मैसेज कर दो अगर मेरा नंबर तुम्हारे पास है। ये काम करो, मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, मैं अपना नंबर उधर बोर्ड पे लिख देता हूँ। 033154011714। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करना है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, नोट्स देने, रिसोर्सेज देने तो दिए जा सके। सर मैंने आपको मैसेज किया था ग्रुप के लिए। हाँ मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ, बस थोड़ी आज की क्लास के बाद कर दूंगा। अल्लाह हाफिज बच्चों। आज वाला मुश्किल लग रहा है? ठीक है फिर फॉलो कर सकते हो आप। हाँ मैं सर वो एंटीकैट का क्वेश्चन है, आपको पता है कोई इंस्टीट्यूट मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ उसमें ऑफिस का बताओ सर। वो एंटीकैट के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था अभी मेरा एग्जाम कर रहे हैं। हां मतलब नेक्स्ट ग्रेजुएशन के बाद और
अच्छी खबर या बुरी खबर है? खबर तुम्हारा एग्जाम शायद कैंसिल हो जाए और एकेडमी ऑनलाइन और स्कूल भी ऑनलाइन। उन्होंने ना गवर्नमेंट वाले भी बड़े चालाक लोग हैं, उन्होंने फिर ना स्कूलों का कह के एकेडमी का ना बड़ा क्लियर वर्ड्स में कहा है। और मैं अभी गया ऑफिस में, मुझे ऑफिस में उन्होंने बड़ा डरा दिया। वो कहते हैं कॉमसेट्स का कोई प्रोफेसर था, ही वाज क्वाइट यंग, तो उसको कोरोना हो गया। तो उस वक्त से मुझे कहते चले आप मास्क पहने। मैंने कहा चलो फिर तो पहन ही लेता हूँ। तो कोरोना इस बार जो है वो सुना है बड़ा खतरनाक किस्म का है। कोरोना का तो बाकी तो बाकी कोरोना से बाकी बहुत डेडली वाले एकेडमी ना है ना। अब ऑफलाइन ऑनलाइन ही पढ़ा जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। चलें देखते हैं अब क्या किया जाए। तो ऑनलाइन पे क्या स्पीड कम की जाए, क्या किया जाए, किस तरह फिर समझ आएगा।